हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलोगे। आई थिंक आपका जवाब यही होगा। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही डार्क मैटर है, यानी कि ऐसा मैटर जो कि दिखता नहीं है, और यही डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स के टोटल मास का 85% है और 10% डार्क एनर्जी है, और जो कुछ भी हम देख पाते हैं, यानी कि जो भी मैटर है जो हम देख रहे हैं, वो सिर्फ 5% है पूरे यूनिवर्स के टोटल मास का। क्यों, हैरान हो गए ना। फिजिक्स है ही ऐसी चीज़। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डार्क मैटर क्या है। डार्क एनर्जी के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ऐसी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे हमें डार्क मैटर के होने का पता लगता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताऊंगा जिनसे हमें ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है कि वहाँ पे कुछ मैटर है ऐसा, और उसे हम देख नहीं पाते, इसलिए उसका नाम डार्क मैटर है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरे ध्यान से देखना, ताकि अभी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जो है वो हो जाए। तो डार्क मैटर, जिसको हम अभी तक प्रैक्टिकली नहीं देख पाए हैं, ये बेसिकली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नॉन बायोनिक मैटर से मिलके बना है। अब बायोनिक मैटर फिर नॉन बायोनिक मैटर कौन कौन से होते हैं। बायोनिक मैटर वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि अगर ये नॉन बायोनिक मैटर से मिलकर बना है तो इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये वर्चुअल पार्टिकल हो, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो कि यूनिवर्स में आए और गायब हो जाए एनर्जी में। ठीक है, तो अभी कौन से हैं इन पे तो भी डिस्कशन जो है वो चल रहा है साइंटिस्ट कम्युनिटी में, लेकिन इसने अपने होने के कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। तो उनमें से मैं आपको 3 मेन ऑब्जर्वेशंस जो है वो बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं उन सब ऑब्जर्वेशंस पे। तो पहली ऑब्जर्वेशन है गैलेक्सी रोटेशन कर्व। अब ये क्या होता है समझाता हूँ। देखो, आपने कभी केपलर का सेकंड लॉ पढ़ा है? पढ़ा तो होगा ही, बिकॉज 9th क्लास की एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, अगर नहीं पता चलो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है तो किसी भी सेम टाइम पीरियड पर सूर्य की तरफ से उसका वो जो है वो सेम एरिया एक्वायर करता है। चला गया ऊपर से, मुझे पता है आपको। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल समझते हैं। एक सपोज करो, यहाँ पे जो सन है वो सेंटर ओ पे है, और जो एक प्लेनेट है एक्स वो उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो वो जो एरिया एक्वायर करता है, मान लो 30 मिनट्स में, वो एरिया एक्वायर करता है OAB। ठीक है, अब जब वो प्लेनेट सन के पास चला जाता है तो वो एरिया एक्वायर करता है मान लो OCD। ठीक है, अब जो एरिया OAB और जो एरिया OCD है ना, ये दोनों एरिया बराबर है। अब बोलोगे बराबर दिख तो रहे नहीं है, यानी कि 30 मिनट्स में उसने इतना सारा एरिया एक्वायर कैसे कर लिया है ना। तो केपलर के सेकंड लॉ में इसका भी आंसर है कि जो कोई प्लेनेट सन के पास से गुजरता है, यानी कि जैसे जैसे वो प्लेनेट जो है वो सन के पास आता है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। उन सन से दूर जाने पे उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। दैट्स वाई जब वो सन के पास होता है वो ज़्यादा पाथ ट्रैवल करता है, जब वो सन से दूर होता है तो वो कम पाथ ट्रैवल करता है, लेकिन दोनों में एरिया जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब सेंटर से दूर जाते हैं, यानी कि जब सन से दूर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है ना। लेकिन गैलेक्सी के इसमें तो ऐसा नहीं होता, यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, उसके सेंटर से अगर हम उसकी आर्क की तरफ जाएंगे दूर, यानी कि उससे दूर जाएंगे, तो जो रोटेशन स्पीड है वो कम होनी चाहिए, लेकिन वो तो कम होती नहीं है, वो तो कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसा क्यों, यानी कि बीच में कोई मैटर है ऐसा जो कि उसकी स्पीड को कम होने नहीं दे रहा, जो कि उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखे हुए है ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है जिनसे हमें डार्क मैटर के होने का पता चलता है। आप यहाँ पे इस ग्राफ में भी देख सकते हैं किस तरह से स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन स्पीड किस तरह से कांस्टेंट हो रही है इस बी वाले पाथ पे। ठीक है, अब जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो है द बिग बैंग थ्योरी के बारे में, यानी कि बिग बैंग थ्योरी से हमें ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन मिली जिससे हमें डार्क मैटर के होने का पता चला। तो बिग बैंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर आपका साइंस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तब आपने बिग बैंग का नाम सुना होगा।
और आपका साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि अगर आप बॉलीवुड से आते हो मुझे क्यों तोड़ा? तो ठीक है, मैं बताता हूँ बिग बैंग क्या था। बेसिकली जब कुछ नहीं था यूनिवर्स में, तो सारा जो मास था ना वो एक सेंट्रिक पॉइंट में कंसंट्रेटेड था, ठीक है, जिस पॉइंट को बोलते हैं नेबुला। और वहाँ पे इतनी हाई डेंसिटी हो गई कि डेंसिटी जो है वो इन्फाइनाइट हो गई, जिससे वहाँ ब्लास्ट हुआ और जो जितने भी मैटर था वो पूरे यूनिवर्स में फैल गया। जो हमारा स्टार है, प्लेनेट है, एस्ट्रॉइड वगैरह हैं, मीटियोर्स, मीटेओराइट्स, ये सारे पूरे यूनिवर्स में फैल गए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो गैलेक्सीज बनी ना, जिनके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स, 4 सोलर सिस्टम वगैरह होते हैं, अब जो गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए था, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए था डिस्टेंस दो गैलेक्सी के बीच में, किसी भी डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि गैलेक्सी हमारी एक्सप्लोर हो रही है, यानी गैलेक्सी जो है वो फैल रही है, ठीक है। अगर गैलेक्सी फैल रही है तो साइंटिस्ट कम्युनिटी जो थी वो जो निकाल रही थी कैलकुलेशन से, जो डिस्टेंस होना चाहिए था उन गैलेक्सीज के बीच में, डिस्टेंस उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि बीच में कोई ऐसा मैटर है जो कि उस गैलेक्सी को दूर जाने से रोक रहा है, जिसकी ग्रेविटी उस गैलेक्सी को दूर जाने से रोक रही है, ठीक है। और यही जो मैटर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्क मैटर होगा, जिसकी ग्रेविटी से गैलेक्सी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की। चलो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना, बिग बैंग थ्योरी को किसने बताया था, यानी कि बिग बैंग सॉरी, तो बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत किसने की थी बताना आप मुझे, ठीक है। अभी आप बताओ, वीडियो को पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बता दिया नहीं। बिग बैंग थ्योरी की जो शुरुआत थी वो की थी जॉर्ज लेमेटायर ने, ठीक है। नाम याद रखना है, हो सकता है किसी जीके वाले एग्जाम में आ जाए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो तो लिख लो इसको, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की, यानी कि हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये क्या होती है, देखो समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाऊंगा, वैसे इसके ऊपर एक पूरे डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, तो वो तो हम किसी और टाइम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ आसान भाषा में। जब जो लाइट है ग्रेविटी की वजह से अपने पाथ को मूव करती है, अपने पाथ में अपने डायरेक्शन में चेंज करती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग का पता लगाया। तो इसमें क्या था कि सपोज करो सन से लाइट जो है वो आ रही है अर्थ पे, ठीक है, और बीच में कोई गैलेक्सी वगैरह है, मान लो एक और गैलेक्सी है बीच में, सन तो खुद एक गैलेक्सी में, तो जो बीच में गैलेक्सी है वहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है ना, वो गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे बैंड हो गई, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। तो इस तरह से इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इस बैंड होने को, ठीक है जी। अब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि जो लाइट सन से आ रही है तो बीच में वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइट अब भी बैंड हो रही है, यानी कि जब अगर कुछ मैटर होना चाहिए था ना पे लाइट को बैंड करने के लिए, अगर बिना मैटर के लाइट बैंड हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई मैटर तो है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे डार्क मैटर होगा जिससे लाइट जो है वो बैंड हुई। तो ये थी मेन 3 ऑब्जर्वेशन जिनसे हमें डार्क मैटर के होने का पता चला। आई होप आपको समझ में आया होगा डार्क मैटर की ऑब्जर्वेशंस और डार्क मैटर क्या होता है। अगर आपको समझ में अब भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाना और बता देना कि आपको समझ में नहीं आया, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ग्रेविटेशन लेंसिंग के बारे में, बिग बैंग थ्योरी को और एक्सप्लोर करूँगा मैं, ठीक है, एक्सप्लोर करूँगा, एक्सप्लोर नहीं, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियरली बता दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।